हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तक्षशिला इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम एक सोशल स्टडीज का सीरीज चला रहे थे जिसके अंदर हमने नेशनलिज्म इन इंडिया, हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, मतलब भारत में राष्ट्रवाद, उसको कवर किया था। आज हम एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के इस एरा, पूरे एज को हम देखने वाले हैं। ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया में आपको 5 लेक्चर्स मिले थे, हो सकता है इसमें भी आपको 4 से 5 लेक्चर्स मिल जाएं। इस वीडियो लेक्चर में, इस सीरीज में हमने सोचा है कि आपको एक टॉपिक वाइज सीरीज या टॉपिक वाइज लेक्चर आपको प्रोवाइड करें। देखिए जरा एनसीईआरटी में क्या क्या टॉपिक दिए हुए हैं। एनसीईआरटी में टॉपिक है बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्री आने के पहले का समय देखेंगे। फिर देखेंगे हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, स्टीम पावर क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। फिर देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज, कॉलोनीज जैसे कि ब्रिटेन की कॉलोनी आपको पता है क्या थी, इंडिया। इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे आया। फिर देखेंगे फैक्ट्रीज कम अप, नए नए फैक्ट्रीज आने लगे। उसके बाद देखेंगे पिक्युलैरिटीज, पिक्युलैरिटीज मतलब ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। भाई पिक्युलैरिटी यानी कि होता है कि इसके अंदर क्या ऐसे पिक्यूलियर फीचर थे, क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ठीक है, तो उसके बारे में समझेंगे। और लास्ट में मार्केट फॉर गुड्स, ये अच्छा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक करके हम सारे पॉइंट्स को, सारे टॉपिक्स को समझेंगे इस वीडियो में, तो बने रहे। एक चीज देखिए, आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले क्या टाइम था। ठीक है, इसमें 2 चीजें हमें देखनी है, कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्रीज, की फैक्ट्रीज किस तरीके से आई, और द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, पेस मतलब रफ्तार, कि भैया जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई थी, जो इंडस्ट्रियल चेंजेस आए थे, उसका रफ्तार क्या था, मतलब किस स्पीड में इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी। ठीक है, अच्छा समझो आज के टाइम में फैक्ट्रीज होती हैं जो हम देखते हैं, है ना, फैक्ट्रीज हम देखते हैं। लेकिन एक बात समझिए कि जब आज से 100 साल, 200 साल, 400 साल पहले जब फैक्ट्रीज नहीं हुआ करती थी, जब इंडस्ट्रीज नहीं हुआ करती थी, उस टाइम कैसे सप्लाई होता था, उस टाइम काम कैसे होता था, उसमें प्रोडक्शन कैसे होती थी। आज के टाइम हम देखते हैं कपड़ों के कई सारे फैक्ट्रीज, जैसे जारा एक ब्रांड है, ठीक है, गाड़ी की ब्रांड्स होती है, जैसे टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, ठीक है, हुंडई हो गया, तो अलग अलग ब्रांड्स होती है। तो आज के टाइम में तो फैक्ट्रीज बैठी हुई है, इंडस्ट्रीज बैठी हुई है, लेकिन आज से 400 साल पहले क्या हुंडई थी, क्या महिंद्रा था, नहीं। तो उस वक्त काम कैसे होता था, इसको हम इस लेक्चर के इंट्रोडक्शन में समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि नए नए फैक्ट्रीज कैसे आए, पहली फैक्ट्री कौन सी थी, और क्या सिर्फ वही फैक्ट्री हमेशा डोमिनेट करती रह गई। दूसरा हम समझेंगे कि क्या, किस स्पीड से, क्या रफ्तार था कि इंडस्ट्रीज में वो चेंजेस आए। ठीक है, 1 बाय 1 कवर करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ टर्म्स रखा हुआ है, आई होप आपको ये टर्म्स क्लियर होंगे। अगर क्लियर नहीं है तो आइए इस वीडियो में करते हैं। प्री, प्रोटो, कुछ भी नहीं, और लास्ट में पोस्ट। आप लोगों ने इंडिपेंडेंस के बारे में सुना होगा, हमने अभी 75वां आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है। तो उसमें क्या है कि आजादी के 75 साल पहले का टाइम है, मतलब सॉरी, आजादी के 75 साल बाद का टाइम है, यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंट है। पोस्ट इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंस के बाद, कितने साल बाद, 75 साल बाद, यानी कि इट इज अ काइंड ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट टाइम या पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें प्री प्रोटो का मतलब क्या होता है। प्री एकदम पुराना टाइम, प्राचीन काल, एकदम पुराना टाइम। उस टाइम इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता था, मतलब एक ऐसा टाइम समझो जिस समय इस इंसान या इस चीज इंडस्ट्रियलाइजेशन के ही बारे में बात करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को कोई नहीं जान रहा है। ठीक है, अभी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, अब प्रोटो पे आते हैं। ठीक है, प्रोटो में क्या, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में लोग सोच रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसा कुछ हो सकता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज जैसा कुछ हो सकता है, हम कोई फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टर्म आता है, एरा आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। कौन सा एरा आता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का। इसमें क्या होता है, हम काम करना शुरू कर देते हैं। किसके लिए काम करना शुरू करते हैं, इंडस्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्रीज बैठाने के लिए, इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर करने के लिए। इंडस्ट्रीज में हालांकि हम मैन्युफैक्चरिंग का ही काम करेंगे, लेकिन इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर करना भी एक बड़ी चीज है। तो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर करने के लिए हम बैठ जाते हैं। और उसके बाद आता है कौन सा पीरियड, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये अभी तक आया नहीं है, भगवान न करे कि ये पीरियड कभी आए, क्योंकि पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब वो पीरियड होगा जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड खत्म हो जाएगा और इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज खत्म हो जाएंगे। हो सकता है वो फ्यूचर में कभी आए और इसके वजह से कुछ नई चीजें, कुछ नया कुछ डेवलप हो जाए, ये अभी हम गेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज को समझते हैं। पहले समझिए कि एक कंट्री है,
सबसे फेमस कंट्री हम ब्रिटेन ही मान लेते हैं कि ब्रिटेन है हमारी, ऐसी छोटी सी गोल सी कंट्री ब्रिटेन, ठीक है। इसमें अभी तक कोई भी फैक्ट्रीज नहीं है, कोई भी फैक्ट्रीज नहीं है। अब अपने आप से एक सवाल पूछिए कि अगर इसमें कोई फैक्ट्री नहीं है तो भैया काम कैसे हो रहा है, मतलब मैन्युफैक्चर कैसे हो रहा है यहाँ पे। अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है तो ब्रिटेन से रसिया, ये मान लो ब्रिटेन है, ये रसिया है, ब्रिटेन से रसिया सामान जा कैसे रहा है। चलो रसिया हटाओ, दुश्मन टाइप का है, ब्रिटेन से अमेरिका भेजते हैं सामान, ठीक है, ब्रिटेन से अमेरिका सामान जा कैसे रहा है, अमेरिका से ब्रिटेन सामान कैसे आ रहा है, यहाँ पे क्या ऐसा नेटवर्क है। तो यहां हम समझेंगे, इसको बोलेंगे पैची इंडिपेंडेंट नेटवर्क, पैची इंडिपेंडेंट नेटवर्क। बात को समझना है ढंग से। ये पूरा कंट्री है, इसमें छोटे छोटे पैचेस में लोग बैठे पड़े, क्या है, छोटे छोटे पैचेस में लोग बैठे पड़े। अमेरिका में भी इसी टाइप से छोटे छोटे पैचेस में लोग बैठे पड़े। अब लोग बैठे पड़े इसका मतलब क्या है कि मैं किसी और से नहीं मिल रहा, मैं इंडिविजुअली पैच में, मतलब एक स्मॉल पैच में, पैच मतलब क्या होता है, छोटा सा एरिया, छोटा सा स्पेस, या छोटा सा कोई भी, मतलब समझ लो ना, एक इंडिविजुअल को भी बोल सकते हैं कि एक इंडिविजुअल सेल्फ अपने घर में प्रोडक्शन कर रहा है, होम मेड प्रोडक्शन हो रहा है, होम मेड प्रोडक्शन हो रहा है, घर में प्रोडक्शन कर रहा है, और उस प्रोडक्शन को क्या कर रहा है, भेज रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अमेरिका से वो ब्रिटेन जा रहा है और ब्रिटेन से वो अमेरिका आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसी बीच में लोगों ने सोचा कि यार अगर मान लो कि ये जो पैचेस हैं, ठीक है, ये जो पैचेस हैं, मान लो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो पैचेस हैं इसको मिला दिया जाए, ये वही ब्रिटेन है, इसको मिला दिया जाए और 1 से 7 आ जाए, 1 से 7 एक जगह कर दे, यानी कि सारे पैचेस को मिला दें, तो क्या ये ऑर्गेनाइजेशन जैसा कुछ बन जाएगा। सोचो, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन जैसा कुछ बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पहले क्या था, एक पैचेस में काम हो रहा है, ऐसे ऐसे काम हो रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, अगर इन पैचेस को मिला दिया जाए तो क्या ये ऑर्गेनाइजेशन जैसा हो जाएगा कुछ, कि सारे लोग जो अलग अलग काम कर रहे थे वो अब मिल जाएंगे। मिलने का मतलब अब एक साथ काम करेंगे, दे विल बी टुगेदर इन द सेंस ऑफ वर्किंग ओनली, ठीक है। वो अब एक साथ क्या करेंगे, एक साथ काम करेंगे, ठीक है। पहले भी वो काम कर रहे थे बट वो पैचेस में काम कर रहे थे, ठीक है, अकेले काम कर रहे थे, घर में काम कर रहे थे। अब क्या करेंगे, वो मिलकर काम करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, मिलकर काम करेंगे। तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाई ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए, आपसे ये सवाल किस तरीके से पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि भैया ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्या थी, आपसे पूछा जा सकता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ क्या था, व्हाट वर द मेन कॉज दैट वर अफेक्टिंग और दैट वर रेगुलेटिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, व्हाट वर द कॉजेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। आपसे ये एकदम पूछा जा सकता है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ऑर्गेनाइजेशन बैठाने की जरूरत क्यों होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होने का क्या फायदा होता है, इस चीज को समझते हैं, ठीक है। पहली चीज, ऑर्गेनाइजेशन से आता है वर्ड, या ऑर्गेनाइजेशन ही आया है ऑर्गेनाइज से, काम जो है वो ऑर्गेनाइज वे से होगा, एक मैनेजर होगा, उसके अंदर सबऑर्डिनेट्स होंगे, उसके अंदर एम्प्लॉयज होंगे जो काम करेंगे, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनाइज वे से काम होगा। अब आप लोग खुद सोच के बताना, क्या क्वांटिटी बढ़ेगी, हाँ जी सर बढ़ेगी। जब क्वांटिटी बढ़ेगी, क्योंकि सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो क्वांटिटी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा। क्या क्वालिटी बढ़ेगी, हाँ जी सर क्वालिटी भी बढ़ेगी ना। क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वालिटी बढ़ रही है, दैट मीन्स क्या इनकम बढ़ेगा, हाँ जी सर इनकम भी बढ़ेगा। क्या प्रॉफिट होगा, हाँ जी सर प्रॉफिट भी होगा। क्या इससे हम आइडियाज शेयर करेंगे, हाँ आइडियाज भी शेयर करेंगे, आइडियाज मतलब नॉलेज भी शेयर होगा। क्या हम इससे टीम वर्क सीखेंगे, जी बिल्कुल टीम वर्क सीखेंगे। क्या इससे यूनिटी आएगी, हाँ जी सर यूनिटी भी आएगी, ठीक है यूनिटी भी आएगी। ये इससे देश जो है वो देश देश के अंदर एकता की भावना आएगी, ठीक है, हमारे अंदर एकता यूनिटी की
सेंटिमेंट्स जो है, यूनिटी के इमोशंस आएंगे। सबसे जरूरी चीज की ऑर्गेनाइज वे से काम होगा, क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, प्रॉफिट होगा, इनकम बढ़ेगा, आइडियाज शेयर होगा, टीम वर्क होगा और यूनिटी बढ़ेगी। समझ में आया? इसलिए हमें ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है। देखा लोगों ने कि यार क्या हुआ ना कि देखो अलग अलग, मान लो शर्मा जी हैं और वर्मा जी हैं, वो अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है, और मिश्रा जी देख रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि शर्मा जी और वर्मा जी मिल गए और मिल करके काम कर रहे हैं। तो देखा कि शर्मा जी और वर्मा जी का प्रोडक्शन अचानक बढ़ गया, ठीक है, बहुत ज्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ये मिश्रा जी देख रहे हैं। तो मिश्रा जी बोला कि नहीं, मुझे भी मिलना चाहिए किसी ना किसी के साथ, तब क्या होगा, मेरा भी प्रोडक्शन होगा। यानी कि देखा एक आदमी ने कि हाँ इसका प्रोडक्शन मिलने की वजह से ज्यादा हो रहा है, तो मुझे भी किसी ना किसी के साथ पेयरिंग करनी चाहिए, पेयरिंग करूंगा तो मेरा भी प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब पेयरिंग करने से फायदा ये हुआ कि प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा तो मेरा इनकम बढ़ा और मुझे प्रॉफिट मिलने लगा। समझ में आया? ऐसे माइंड में आइडिया सर्कुलेट हुए। तो फिर मिश्रा जी भी किसी से मिल गए, मिलने के बाद क्या हुआ फाइनली कि दे वर फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज। पहले वो इंडिविजुअल वर्क कर रहे थे, लेकिन अब वो क्या वर्क करेंगे, इंडस्ट्रीज में वर्क करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अब टॉपिक पे आते हैं, द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्रीज, ठीक है, कि फैक्ट्रीज आने लगी। अब ये शर्मा जी मिश्रा जी ने समझ लिया कि हाँ अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, इनकम ज्यादा मिलेगा, क्वालिटी अच्छी होगी, क्वांटिटी अच्छी होगी, हम एक स्टेबिलिटी ला पाएंगे अपने अंदर, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है स्टार्ट करते हैं कंपनी। तो सबसे पहले ये आइडिया कहां फूटा, ब्रिटेन में फूटा, ठीक है। ईयर लिख लो भैया, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है 1730, सन 1730, ठीक है। वो समय था 1730 का, जिस वक्त फैक्ट्रीज सबसे पहले एस्टेब्लिश हुई। सबसे बड़ी फैक्ट्री और सबसे पहले एस्टेब्लिश हुई फैक्ट्री कौन सी थी, वो थी कॉटन की फैक्ट्री। अब सवाल उठता है सर वाई कॉटन, पूछ सकता है ना सर वाई कॉटन, दूसरा कोई इंडस्ट्री क्यों नहीं, कैमरा का इंडस्ट्री क्यों नहीं आगे आ गया। हम पूछ सकते हैं ना सर कोई दूसरी इंडस्ट्री क्यों नहीं आ गई, कारपेंटिंग की इंडस्ट्री या कुछ भी, लेकिन वो नहीं आकर के कॉटन। कॉटन आने का रीजन क्या है, समझो एक बच्चा जब जन्म ले रहा है, ठीक है, वो बच्चा जन्म लेने की मरते दम तक उसको एक चीज की जरूरत हमेशा पड़ेगी, वो है कपड़े। किसकी जरूरत पड़ेगी हमेशा, कपड़े की, ठीक है। तो कपड़े की जरूरत जो पड़ेगी, उसकी जो जरूरत है, जो नीड है, उसको कौन फुलफिल करेगा, उसको फुलफिल करेगा कॉटन का इंडस्ट्री। इसलिए कॉटन का इंडस्ट्री जो है वो सबसे पहले डेवलप हुआ। कहां डेवलप हुआ, ये ब्रिटेन की बात हो रही है, ठीक है। कहां की बात हो रही है, ब्रिटेन की बात हो रही है, भूलना नहीं। हम सबसे पहले ब्रॉड नजरिए में ब्रिटेन को ही लेकर के चलेंगे। कहां की बात हो रही है, ब्रिटेन की बात हो रही है। एक नाम है, अच्छा खासा प्यारा नाम है क्या, रिचार्ड आर्कराइट। रिचार्ड आर्कराइट ने क्या किया, कॉटन मिल्स में मशीन्स का इंट्रोडक्शन करा दिया। रिचार्ड आर्कराइट ने क्या करा, कॉटन मिल्स में मशीन का इंट्रोडक्शन करा दिया। मतलब कि भैया उसने बोला कि क्यों इतनी मेहनत करते हो आप, ठीक है, इतनी मेहनत मत करो, ये क्या मेहनत तो ये मशीन कर देगा। यानी कि उसने क्या करा, मशीन का इनपुट कर दिया। किसमें करा इनपुट, किसमें करा, कॉटन इंडस्ट्रीज में, कॉटन मिल्स में। किसका इनपुट करा, मशीन्स का इनपुट करा, ठीक है। यानी कि मशीनरी, कॉटन मिल्स किसने सेटअप किया, रिचार्ड आर्कराइट ने। याद रहेगा किसने सेटअप करा, रिचार्ड आर्कराइट ने। कब हुआ सबसे पहले इंडस्ट्री सेटअप, 1730 में, सन 1730, 1730। पहला कौन सा था, कॉटन। आगे हम देखेंगे कॉटन के बाद आता है मेटल, चलो देख ही लेते हैं, ठीक है। तो ब्रिटेन में जब पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, जो कि इस टॉपिक का लास्ट सब टॉपिक है कि द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, जिसमें हम रफ्तार के बारे में पढ़ेंगे कि किस रफ्तार से, किस स्पीड से इंडस्ट्रीज में चेंजेस आई, किस रफ्तार से, किस स्पीड में इंडस्ट्रीज में चेंजेस आई, उसको हम देखेंगे। तो ब्रिटेन में दो इंडस्ट्रीज जो थी वो प्रोमिनेंट थी, एक थी कॉटन इंडस्ट्री, दूसरी थी मेटल इंडस्ट्री। मैंने बोला अभी कि आइए देखते हैं, क्या देखते हैं कि मेटल इंडस्ट्री अब कॉटन इंडस्ट्री को किस तरीके से ओवरकम करेंगी। हालांकि ओवरकम नहीं करती है, साथ में चलती है दोनों, ठीक है। समझते हैं, 1840 का समय है, 1730 में सबसे पहले इंडस्ट्रीज आई, ठीक है। 1730 यानी कि लगभग 100 साल, 110 साल हो गए, लगभग 110 साल के बाद जाकर के कॉटन इंडस्ट्रीज जो है 1840 में वो सेटअप हुई। सेटअप क्या हुई, सेटअप तो 1730 में ही हो गई थी, तो 1840 में क्या हुआ, 1840 में ना इसने अपनी मोनोपोली बना ली। मोनोपोली यानी कि यार हर जगह कॉटन इंडस्ट्री, ठीक है, एक नाम गूंज रहा है सबके, ठीक है, एक ही नारा है, एक ही नाम घर घर गूंजेगा, वो है कॉटन इंडस्ट्री। ये 30 साल तक अपनी पूरी मोनोपोली, एकदम पूरी अपनी पावर बना करके रखती है। और 1870 में क्या होता, मेटल इंडस्ट्री आ जाती है। क्यों 1870 में, आप सोचो क्यों 1870 में मेटल इंडस्ट्रीज आ जाती है।
कॉटन इंडस्ट्री का टक्कर में। रीजन है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा था, ट्रांसपोर्टेशन के साथ में हमें क्या चाहिए था, रेलवे ट्रैक जो थे वो बढ़ते जा रहे थे, उनका जो नंबर था रेलवे ट्रैक यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का जो नंबर था वो बढ़ता जा रहा था। यानी कि 1840 से कहां पहुंच गया हम 1870 में, क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता जा रहा है। दैट मींस जो कॉटन इंडस्ट्रीज है इसकी मोनोपोली तो थी ही, बट मेटल इंडस्ट्रीज उसके साथ आकर के लड़ने लग गई यार, दोनों इंप्रूव, दोनों डेवलप होने लग गए, ठीक है। और उस टाइम तक ये डायनामिक इंडस्ट्रीज थी, यानी कि 1870 में बात करें तो कॉटन इंडस्ट्रीज और मेटल इंडस्ट्रीज दोनों ही डायनामिक थी। इसको अगर यहां से समझे तो 1840 में, 1850 में, 1860 में, ठीक है, कौन सी इंडस्ट्रीज है, कॉटन इंडस्ट्री, ठीक है, कॉटन इंडस्ट्री, ठीक है। 1870 से बात करें फर्दर तो कौन सी इंडस्ट्री आएगी, कॉटन प्लस मेटल इंडस्ट्री, याद रहेगा, कॉटन प्लस मेटल इंडस्ट्री, याद रखना है इसको, ठीक है। इधर आते हैं अब, पहला तो देखो पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज में पहली चीज तो ये याद रखनी है, ठीक है, कि पहली चीज तो आपको ये याद रखनी बच्चे कि आपके पास ब्रिटेन में दो डायनेमिक इंडस्ट्रीज थी, कॉटन और मेटल, 1840 तक कॉटन और 1870 से मेटल और कॉटन दोनों। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है, ये ध्यान में रखना है कि न्यू इंडस्ट्रीज डिफिकल्टीज, ठीक है, ये कुछ पार्ट थर्ड से भी मिलता जुलता है, तो पार्ट थर्ड भी देखते हैं, ठीक है। पार्ट थर्ड है कि चेंज इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। देखो दो चीजें है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एक चीज समझो, इंडस्ट्री दो टाइप की होती है, ठीक है, एक होता है मैन मेड, एक होता है मशीन मेड, ठीक है, एक होता है मशीन मेड। ध्यान से समझना इस चीज को, एक क्या है मैन मेड है, एक क्या है मशीन मेड है। मतलब कि मैन मेड इंडस्ट्री का काम क्या है, मैन मेड इंडस्ट्री में इंसान काम कर रहा है, मशीन मेड इंडस्ट्री में मशीन काम कर रही है, ठीक है। और ये जनरली हम क्लॉथ के रेफरेंस में, क्लॉथ यानी कि कॉटन इंडस्ट्रीज के रेफरेंस में बोल रहे हैं, ठीक है, कि कॉटन इंडस्ट्री में पहले क्या काम कर रहा है, आदमी काम कर रहा है, फिर क्या आया, मशीन आ जाता है, ठीक है। अब पॉइंट्स को समझते हैं। न्यू इंडस्ट्रीज डिफिकल्टी, पहला पॉइंट क्या था, ब्रिटेन में दो डायनेमिक इंडस्ट्री थी, कॉटन और मेटल। दूसरा कि न्यू इंडस्ट्रीज डिफिकल्टी, न्यू इंडस्ट्रीज को नहीं ये प्रॉब्लम हुआ क्योंकि लोग जो थे ना वो सेटिस्फाइड थे हैंडमेड प्रोडक्ट से, उनको आदत नहीं थी ये मशीनों वाले प्रोडक्ट्स की। कहते हैं ना जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, दे आर सेटिस्फाइड विद द इंडियन ट्रेडिशनल फूड, उन्हें आदत नहीं है पिज्जा बर्गर की, ठीक है, तो वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते हैं कि हाँ हाँ भैया हम जो है हम सही है, हमें चेंज की जरूरत नहीं, बिकॉज हमारी जिंदगी सही चल रही है तो हम क्यों चेंज लाएं अपने अंदर, ठीक है। हर इंसान यही कहता है कि अगर हमारी जिंदगी अच्छी चल रही है तो हम चेंज क्यों लाएं, ठीक है। बस वही चीज है कि न्यू इंडस्ट्रीज डिफिकल्टी, न्यू इंडस्ट्री को इसलिए प्रॉब्लम हुआ क्योंकि ये मशीन्स इनपुट कर रहे थे। अब मशीन्स वाले प्रोडक्ट जो है वो लोग पहनना पसंद नहीं कर रहे थे, उनको चाहिए था हैंडमेड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करा, पेस ऑफ इंडस्ट्री चेंज, ये रफ्तार को गिरा दिया, क्या किया, रफ्तार को गिरा दिया, ठीक है। अब ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो है उस वक्त, अगर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो थी उस वक्त वो स्टीम पावर से सपोर्टेड नहीं थी, मतलब स्टीम पावर का सपोर्ट ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को नहीं मिला था। मींस स्टीम पावर इंट्रोड्यूस तो हो चुका था बट इट वाज नॉट एक्टिवली सपोर्टिंग द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। दिमाग में गया या नहीं गया कि स्टीम पावर आ चुकी थी बट वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में नहीं जा रही थी, यानी कि मशीन्स बन चुके हैं बट वो मशीन्स जो है वो नहीं जा रहे कहां, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में। दे वर नॉट एक्टिवली सपोर्टिंग द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखो इसमें क्या है, फोर्थ में, कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑकर्स स्लोली, स्लोली नहीं वेरी स्लोली, ठीक है, बहुत ही धीमी गति से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए। अब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आने का क्या फायदा हुआ भैया, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आने का ये फायदा है कि काम जल्दी होगा, लेस लेबर, ठीक है, मोर प्रोडक्टिविटी, लेस लेबर मोर प्रोडक्टिविटी, यानी कि लेस खर्चा, काम ज्यादा, पैसा ज्यादा, ठीक है, ये चीज है। तो टेक्नोलॉजिकल चेंज जो है वो भी काफी स्लो तरीके से हुई, ठीक है। अब आपको दो नाम जो है वो अपने जिस्म जां में बसा लेना है, वो क्या है, जेम्स वॉट, ठीक है, और दूसरा मैथ्यू बोल्टन, एक और नाम जान जाओ, न्यू कॉमन। ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। क्या है, जेम्स न्यू कॉमन ने क्या किया था 1781 में, न्यू कॉमन में स्टीम इंजन,
ठीक है, एक स्टीम इंजन बनाया था। किसने बनाया था? न्यू कॉमन ने। न्यू कॉमन ने बनाया स्टीम इंजन। अब जेम्स वाट क्या करेंगे? इसको करेंगे और इंप्रूव, यानी कि स्टीम इंजन बना हुआ है, उस स्टीम इंजन में कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे। चेंजेस करने के बाद क्या होगा? उस स्टीम इंजन को हम कॉटन इंडस्ट्रीज बोलना सही भी नहीं है, कि इंडस्ट्रीज में, नॉर्मली इंडस्ट्रीज में हम उसको यूज कर पाएंगे। और दूसरा मैथ्यू बोल्टन ने क्या करा? इसी स्टीम इंजन का एक न्यू मॉडल बना दिया, न्यू मॉडल मैन्युफैक्चर किया। ठीक है, ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। 4 पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि ब्रिटेन में 2 डायनामिक इंडस्ट्रीज थी, कॉटन और मेटल। ठीक है, दूसरा कि न्यू इंडस्ट्रीज को काफी डिफिकल्टी हुई ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को हटाने के लिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में स्टीम पावर का सपोर्ट नहीं था। चौथा पॉइंट है कि टेक्नोलॉजिकल चेंज जो है वो काफी धीमी गति से आगे बढ़ा। उसके बाद आपको कुछ नाम याद रखना है, जैसे कि जेम्स वाट ने क्या किया था? न्यू कॉमन के द्वारा बनाए गए इंजन में चेंजेस लाया था और उसको फिर इंडस्ट्रीज में ले गया था कि इसका यूज अब हम इंडस्ट्रीज में भी कर सकते हैं। दूसरा मैथ्यू बोल्टन ने क्या करा था? न्यू मॉडल बनाया था। किसका? स्टीम इंजन का ही न्यू मॉडल बनाया था। ठीक है, सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप प्लीज लाइक बटन पे प्रेस करें। कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।